हेलो गाइस, नमस्कार। आज हम लोग देखते हैं अपने 22 भाग, जो हमारे भारतीय संविधान में जो दिए हुए 22 भाग, और उनको देखते हुए उनमें क्या क्या प्रावधान किया गया, और सारे एक एक करके हम देखते हैं कि 22 भाग में हमारे कौन से अनुच्छेद लिखे हैं और उनमें से क्या क्या दिया गया है। तो आइए हम एक से शुरू करते हैं। देखिए, 22 भाग आपको लिखे हुए तो हर जगह मिल जाएंगे, आपको लिखे हुए हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन एक ह्यूमन ब्रेन की एक खासियत होती है, जब तक आप वो शब्दों का अर्थ नहीं समझेगा तब तक दिमाग में स्टोर नहीं होते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले से ही। पहला भाग कौन सा है? देखिए, यहाँ पे लिखते हैं भाग और विषय। देखिए, भाग फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। राज्य क्षेत्र, ये देखिए हमारे पहले संविधान का जो हमारा पहला भाग है उसमें क्या दिया हुआ? संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, संघ एवं राज्य क्षेत्र, इसका मतलब ये है जो हमारा देश है उसमें कितने राज्य हैं और उसका क्षेत्र कहाँ तक है। ठीक है, इसका यहाँ तक 1 से आर्टिकल 4 तक है, इसको आर्टिकल बाद में लिखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा देखते हैं, भाग दूसरा। भाग दूसरे में हमारे क्या दिया हुआ है? नागरिकता। ये तो चीज हो जाती है कि हमने पहला भाग देख लिया। कोई भी अगर जैसे अब एक तरह से डिसाइड करते हैं, जैसे अपना घर है, पहले अपने घर के बारे में सोचिए ना कि हमारा घर का क्षेत्र कहाँ तक है, फिर उसमें देखते हैं हमारे घर में लोग कौन कौन से रहते हैं, कैसे लोग। उसी टाइप इसमें भी है। भाग दूसरे में क्या है? नागरिकता। भाग 2 हो गया। अब ये 2 चीजें आ गई समझ में। भाग पहले में क्या दिया है? जो हमारा देश है उसका क्षेत्र और उसमें राज्य कितने हैं, ठीक, उसका क्षेत्र कहाँ तक है। और दूसरे में क्या? उसमें लोग कौन कौन से रह रहे हैं, उसमें रहने के लिए हमें नागरिकता कैसे लेनी पड़ेगी। ठीक, ये चीज हो गया। अब भाग तीसरा देखते हैं। भाग तीसरा में है मूल अधिकार। मूल अधिकार, भाग तीसरे हमारे क्या है? अब जो लोग हमारे देश में रह रहे उनके भी कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके मूल अधिकार कौन कौन से हैं। तो भाग तीसरे में क्या दिया है? मूल अधिकार। अब भाग चौथा देखते हैं। भाग चौथा में क्या है? राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है, इसको इंग्लिश में डीपीएसपी बोलते हैं। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब इसमें से देखते हैं हमारे, पहला तो हमने देख लिया, ये कोई देखिए ये हमारा घर है। ठीक है, अब इसका हमें एरिया तो पता चल गया भाग फर्स्ट से। अब इसमें से हमने देख लिया इसमें लोग कौन कौन से रह रहे हैं। ठीक, अब इसमें से जो लोग रह रहे हैं उनका अधिकार क्या क्या है। ठीक है, जो लोग रह रहे हैं उनके अधिकार क्या है, फिर जो लोग शासन कर रहे हैं, ठीक है ना, उनका अधिकार क्या है कि जो हमारी प्रजा है उनको हम क्या क्या दें। ठीक है, हमारे भाग 4 पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। पहले में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, दूसरे में क्या है? नागरिकता, तीसरे में क्या है? मूल अधिकार, चौथे में क्या? राज्यों के नीति निदेशक तत्व। इनमें से ये किसी को पढ़ने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए रोमन अंक में लिखा है, क्योंकि कभी कभी रोमन अंक में ही लिखा आ जाता है। ठीक है, तो हमें दिक्कत होती है। हर जगह आपको 1 2 3 में तो लिखा ही मिल जाएगा, लेकिन इसको भी ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद अगला देखते हैं। यहां से 4 हमारे हो गए। ठीक, 4 के बाद 5, 4 के बाद क्या आता है? 4 का आता है, इसमें क्या है? मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य, नागरिकों के भी तो कुल मूल कर्तव्य हैं कि हमारे देश की जो विरासत है उनको हम संजो के रखें, उनका क्षति ना हो। इससे बहुत सारी सार्वजनिक संपत्ति होती है, जिसको कि हमें उसका देख रेख करना चाहिए। ऐसा नहीं जैसे रेलवे चलता है वो सार्वजनिक भी संपत्ति, अब कोई बोले कि मैं पंखा खोल के ले जाऊंगा, कोई सीट उठा के ले जाऊंगा, तो ये नहीं है, उसकी हमें देख रेख करना है। अब ये नहीं होना चाहिए कि हम उसमें बैठ के जा रहे हैं, बैठने के बाद जब हम उतर गए तो उसकी सीट फाड़ दें।
ये सारे हमारे क्या हैं, मूल कर्तव्य, कि हमारी देश की जो सार्वजनिक संपत्ति है उसकी रक्षा करना है, और हमारा जो राष्ट्रगान है, राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय पक्षी, उनकी भी रक्षा करना है। अब अगला देखिएगा, अब इसके बाद आते हैं 4 का हो गया। अब आते हैं 5वां भाग 5 में क्या दिया है, देखिएगा भाग 5 में क्या है, संघ। भाग 5 में क्या दिया, संघ। संघ का मतलब जो सबसे ऊपर सुपर पावर है, जो अब ये जैसे घर है, अब इसका मालिक कौन है, माता पिता होंगे ना, तो संघ, संघ का मतलब जो हमारी सरकार है, केंद्र सरकार है, उसका है, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है, भाग 6। भाग 6 में देखिए क्या है, भाग 6 में राज्य सरकार है, राज्य, ठीक है। भाग 5 में हमने देख लिया संघ। संघ मतलब कौन कौन होगा, राष्ट्रपति होगा, ठीक, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, ये सारी चीजें हो गई। संघ में हमारे क्या, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, ये सारे प्रावधान इसमें किए गए हैं। अब इसी के तर्ज पर देखो, सबसे बड़ी सरकारें कहाँ की हुई, केंद्र की। अब इसके बाद इससे छोटी सरकार कहाँ की हुई, राज्य की। तो इसमें क्या होगा, भाग 6 में हम देखते हैं राज्य। राज्य में क्या होगा, राष्ट्रपति की ही तरह राज्य में क्या होगा, राज्यपाल होगा, राज्यपाल। प्रधानमंत्री की तरह क्या होगा, मुख्यमंत्री होगा, ठीक है। संसद की तरह क्या होगा, हमारा विधानसभा होगा, ठीक। राज्यसभा की तरह क्या होगा, हमारा विधान परिषद होगा। ये हमारी एकदम देखो, इसी, ये सबसे बड़ी, लेकिन इसी का छोटा रूप कहाँ पे है, राज्य, राज्य में। अब उसके बाद आ जाते हैं भाग 7 में। भाग 7 में एक बहुत स्पेशल चीज है, उसको केवल सुनना है और लिखना नहीं है, क्योंकि अब वो है नहीं, ठीक है। भाग 7 में देखते हैं, मेरा भाग 7 में क्या है, पहली सूची के, पहले हम इसमें लिख देते हैं, पहली सूची, सूची के, पहली सूची के राज्य, ठीक है। देखते हैं इसमें दोबारा, पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य, ठीक। इतना उसमें बुक में दिया हुआ, और नीचे क्या ऐसे स्टार लगा क्या लिख दिया है, निरसन, निर्सित, ठीक है, ठीक। या इंग्लिश में लिख दिया है डिलीटेशन, ठीक। अब इसका मतलब क्या हुआ यार, पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य, नीचे क्या लिख दिया। अब हमको यही नहीं पता है कि भाग 7 में क्या क्या रहा है। अब नहीं, इतना तो पढ़ लिया, भाग, पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य। अब इसका अर्थ समझिए, और इसको डिलीट क्यों किया गया है, क्योंकि देखिए जब देश स्वतंत्र हुआ था तो उसके बाद 2 राज्य थे, 2 तरह के स्टेट बनाए गए थे। पहले भाग का और खा, तो का में वो राज्य रखे गए थे जो स्वतंत्र थे, जो देसी रियासतें थी, ठीक है, जिनमें टैक्स तो अंग्रेजों को जाता था, लेकिन राजा यहीं के बनते थे। और लेकिन भाग खा में वो राज्य रखे गए जो सीधे अंग्रेजों के संपर्क में थे। और जब इस तरह के, जब हमने 2 भाग बनाए, जब देश स्वतंत्र हुआ, तो इस भाग खा का कोई मतलब ही नहीं रहा। तो इसको हमने 7वें संविधान संशोधन, 7वें संविधान संशोधन 1956 को इसको हटा दिया, इसीलिए लिख दिया जाता है। तो इसे भाग 7 का कोई महत्व नहीं, लेकिन इसका कभी पूछ लेता है तो इसको याद रखिएगा, ठीक। अब इसके बाद आगे देखते हैं, ये तो हमारा हो गया सबसे बड़ी सरकार संघ की या केंद्र की, फिर उसके बाद राज्य की। अब इसके बाद क्या आ जाता है, भाग 8 आता है, ठीक। भाग 8 में क्या दिया हुआ है, ठीक, भाग 8 में दिया हुआ है संघ राज्य क्षेत्र। इसका मतलब क्या होता है, देखो हमने केंद्र देख लिया, राज्य देख लिया, अब ये क्या चीज है, सबसे बड़ी सरकार ये, फिर उससे छोटी सरकार है ये। अब इसके बाद नीचे क्या आ गया,
भाग 8 में दिए संघ एवं राज्य क्षेत्र। इसका मतलब ये होता है हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, अब याद बना रहेगा। भाग 8 में क्या केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान है, उनमें राष्ट्रपति कैसे शासन करेगा, राज्यपाल की कैसे नियुक्ति होगी, और जो केंद्र शासित प्रदेश में एक जो राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व बैठता है उसे क्या बोलते हैं, राज्यपाल ही तो बैठता है। ठीक है ना। तो इस तरह से देखो, पहली सरकार, सबसे बड़ी सरकार, इसका देख लिया, फिर इसका देख लिया, फिर इसका देख लिया, फिर इसके बाद अगला क्या आता है, भाग 9। अब देखो, केंद्र की सरकार होगी, राज्य की सरकार होगी, अब जो छोटे छोटे केंद्र शासित हैं उनकी हो गई। अब इसके बाद भाग 9 आ गया, पंचायतें। ठीक, भाग 9 में क्या दिया है, पंचायतें। इसका मतलब क्या हुआ, अब गांवों की सरकार हमें देखना है, नीचे भी तो शासन करने के लिए चाहिए, ये हो गया, ये हो गया, इसके बाद नीचे भी तो शासन करने के लिए चाहिए। इनमें से क्या बनते हैं, इन्हीं से जो हमारे चुनाव होते हैं, ग्राम प्रधान के होते हैं, ब्लॉक प्रमुख के होते हैं, सब इन्हीं से होते हैं, गांवों की सरकारों के लिए। ठीक है ना, स्थानीय सुशासन इसी से लिया गया। ठीक है। अब इसके बाद आ गया 9 का, गांवों की सरकारें होंगी, सबसे बड़ी सरकार की, उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर इसके बाद, क्योंकि देखो इंडिया ऐसा एक सबसे ज्यादा जो जनसंख्या बसती कहाँ पे बसती है, गाँव में बसती है। उसके बाद फिर कहाँ बसती है, शहरों में। तो शहरों की तो भी कोई सरकार चलाने चाहिए, तो फिर क्या होगा, इसमें नगर पालिकाएं, नगर पालिकाएं। ठीक, अभी देखो भाग इसमें दिया हुआ है 9 के का। ठीक है, नगर पालिकाएं, शायद अब नीचे नहीं दिख रहा, वो भी ऊपर लिखता हूं। देखो 9 का हो गया नगर पालिकाएं, ये सारी सरकारें हो गई। अब इसके बाद देखते हैं 9 खा। अब देखते हैं 9 खा में क्या दिया है, सरकारी समितियां, सरकारी समितियां। 9 के खा में क्या दिया, सरकारी समितियां। और भी तो कुछ चीजें चाहिए कंट्रोल, जैसे हमारे बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, रेलवे हो गया, ये सारी इन्हीं में से है 9 के खा में। इनको भी केंद्र सरकार देखती है, लेकिन इनमें भी तो लोग रहते हैं जो चलाते हैं। हर चीज को निर्णय करने के लिए सीधा केंद्र सरकार या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से फोन करके पूछा जाएगा किसको हम किस टाइम से चलाएं, लेकिन इनमें भी लोग रहते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, कुछ सरकारी समितियां। ठीक है। अब इसके बाद अगला देखते हैं, ये इतना क्षेत्र हो गया। अब इसके बाद आगे देखते हैं 10, भाग 10 में क्या, अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। ठीक है, भाग 10 में क्या है, अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति। ठीक है, जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। भाग 10 में क्या दिया, अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। इंडिया में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र हैं जहाँ पे उनकी लोकल सरकारें चलती है, वहाँ पे जाना भी अलाउ नहीं होता है। जैसे हमने देखा होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ ऐसी जनजाति है जहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड एरिया, वहाँ हम लोग नहीं जा सकते हैं, अगर गए भी तो वो लोग मार देते हैं। ठीक है, उनका आदिवासी रहन सहन, आदिवासी सब कुछ है, जो कि अभी भी मुख्य धारा में नहीं आ सके हैं। ऐसे लोगों को वहाँ पे अलग विशेष अधिकार दिए गए और वहाँ पे लोगों को जाने के लिए मना भी किया जाता है। तो 10 में क्या दिया है, अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। ठीक है, अब इसके बाद 11 आते हैं। ठीक, भाग 11, इसमें क्या दिया है, संघ एवं राज्य के संबंध। अब ये क्या चीज है 11 में, देखिए भाग 11 में ये दिया है केंद्र और राज्य सरकार के बीच संबंध कैसे रहेंगे।
केंद्र किस विषय पे कानून बना सकता है, राज्य किस विषय पे कानून बना सकते हैं, और दोनों मिलकर किस विषय पे कानून बना सकते हैं, और दोनों अगर कानून बनाते हैं तो किसका मान्य होगा। ठीक, ये हमारे भाग 11 में दिया गया है। ठीक, ये हमारे समझ। फिर इसके बाद अगला आ जाता है भाग 12। भाग 12 में क्या दिया है, वित्त एवं संपत्ति, वित्त एवं संपत्ति एवं संविदाएं। ठीक है, इनमें से क्या दिया है, ये इसलिए दिया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार किस विषय पे टैक्स लगाएंगे और कैसे टैक्स लगाएंगे, कौन सा टैक्स भारत सरकार रखेगी, कौन सा टैक्स राज्य सरकार रखेगी। ठीक है, और इनमें से जो कुछ ऐसे कर्मचारी होते हैं जिनका कि जो हमारे बड़े बड़े अधिकारी जैसे राष्ट्रपति हो गए, जो संवैधानिक पद पर बैठे, इन्हीं में दिया गया है इनमें से एक संचित निधि, और जो संचित निधि उसी से इनको वेतन दिया जाता है, क्या होगा क्या नहीं। ठीक है, ये सारे। अगर सीधा एक सवाल पूछता है, भारतीय संविधान का कौन भाग रुपया पैसे वाले भाग के रूप में जाना जाता है, तो कौन सा है, भाग 12। ठीक, अब इसके बाद आ जाते हैं भाग 13 में। भाग 13 देखिएगा, भारत के राज्य क्षेत्र में भाग 13 क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार वाणिज्य, ठीक है, एवं समागम, इतना लिखा हुआ बुक में। अब इसके बारे में देखिए, देखो जो भारत का राज्य क्षेत्र मतलब जो भी एरिया है, कोई राज्य हो या कोई भी एरिया हो, हम वहाँ पे व्यापार कैसे कर सकते हैं। और भारत के नागरिकों के लिए तो कोई भी रोक टोक नहीं, इंडिया के किसी भी राज्य में जाए अपना व्यापार करें, कुछ भी करें। लेकिन अगर कोई विदेशी चाहता है कि हम भारत क्षेत्र में व्यापार करें, तो उसको केंद्र सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, और परमिशन लेने के बाद जब तक केंद्र सरकार चाहेगी तभी तक आप व्यापार कर सकते हैं। जब नहीं चाहेगी तो आपको व्यापार बंद करना पड़ेगा। ठीक है, अगर सरकार ने मना कर दिया कि आपको गुजरात में व्यापार नहीं करना है तो आप नहीं करेंगे। ठीक है, ये विदेशियों के लिए है, लेकिन इंडिया का कोई भी नागरिक कहीं भी कर सकता है। ठीक है, और इंडिया के नागरिकों के लिए भी है जी, कुछ ऐसे चीजें जिनका व्यापार नहीं कर सकते हैं। ठीक, वो हमारा इसमें दिया गया है 13 में। अब अगला देखते हैं भाग 14। भाग 14 बहुत ही अच्छा, देखो ये 10 है, इनको रोमन अंकों को याद करने का था, ये 10 है, इसके बाद 4 और जोड़ दो, 4 ऐसे लिखा जाता है, हो गया भाग 14। अब इसको ऐसे मिला के लिख देते हैं, भाग 14 हो गया, 10 1 4 14 हो गया। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं भाग 14 में क्या दिया है, संघ एवं राज्य क्षेत्र के अधीन सेवाएं, संघ एवं राज्य क्षेत्र के अधीन सेवाएं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सीधा सा है, देख लीजिए इसका मतलब क्या है, सीधा सा है, बोलिए, चलो सुनिए। ठीक है, इसका मतलब सीधा सा है, जो हमारी केंद्र सरकार की एडमिनिस्ट्रेटिव सेवाएं होती, जैसे आईएएस हो गया, पीसीएस हो गया, ठीक है, आईपीएस, ठीक है, आईआरएस, आईएफआरएस, ठीक है, ये हमारी केंद्र की सेवाएं होती है। और जो विभिन्न राज्यों की हमारी राज्य सेवाएं होती, जैसे हमारे यूपी की यूपीपीएससी, राजस्थान की आरपीएससी, ठीक है, आरपीएससी, बिहार की बीपीएससी, ठीक है, ये सारे होते हैं, एमपी की एमपीपीएससी। ये जो हमारी सेवाएं होती हैं, इनका प्रावधान किसमें किया गया है, भाग 14 में किया गया। ठीक है, ये सेवाएं कैसे करेंगे, ठीक है, इनका रिक्रूटमेंट का प्रावधान किया गया है। ठीक है,
इनकी पावर क्या क्या है, इनकी पावर क्या है, इनकी पावर क्या है, ये सारे जो उल्लेख है ये हमारे किस में दिया गया है, भाग 14 में। ठीक, अब इसके बाद आ जाते हैं भाग 15। इन्हीं में से है भाग 14 का, इनमें से एक जोड़ दिया गया है अधिकरण। ठीक है, ये जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 इंदिरा गांधी की सरकार में। ठीक है, ये 14 के काम में जोड़ दिया गया। इसका मतलब अधिकरण का मतलब कुछ ऐसी सेवाएं होती हैं, कुछ ऐसे निर्णय होते हैं जिनको इनके अधीन किया गया। जैसे हमारे निर्णय देने के लिए किसी भी को न्याय करने का अधिकार किसके पास है, न्यायालय के पास है। न्यायालय के अलावा और कोई कर सकता है, नहीं कर सकता है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि हमारे डीएम एसडीएम करते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं जैसे किसी गली से कोई जुलूस जाना है, अब उसके लिए क्या न्यायालय परमिशन देगा? न्यायालय के लिए आप जाओगे कि हमें फला तारीख को जुलूस निकालना, न्यायालय में लेट डायरी है, जब उसके बाद 2 महीने बाद आएगा तब फैसला किया जाएगा। नहीं, इसके लिए आपको डायरेक्ट किससे लेना पड़ेगा परमिशन, डीएम या एसडीएम से। ठीक है, तो इनकी अधिकरण की कुछ सेवाएं होती हैं जो न्यायालय के अलावा भी कुछ जो होती है जो सेवाएं देते हैं। ठीक, और निर्णय देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अधिकरण। ऐसे बहुत सारे चीज, जब इस भाग को पढ़ेंगे ना तब इसमें देखेंगे कि क्या क्या है इसमें। अगला देखिएगा भाग 15। भाग 15 में से है क्या, निर्वाचन, इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन, इनमें से इसका ये अधिकार दिया गया भाग 15 में इलेक्शन कमीशन में कि वो निर्वाचन आयोग जो चुनाव कैसे करवाएगा, कब करवाएगा, किससे करवाएगा, बैलेट पेपर से करवाएगा, ईवीएम से करवाएगा, ये इसका अधिकार है। ठीक है, और डेट कब देगा, किसको राष्ट्रीय दल घोषित करेगा, किस पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी घोषित करेगा, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे करवाएगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे करवाएगा, मुख्यमंत्री का कैसे करवाएगा, ये सारी किसमें, निर्वाचन भाग 15 में। अब इसके बाद देखते हैं भाग 16। भाग 16 में क्या दिया हुआ है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। ये भी बहुत पूछा जाता है। ठीक है, अगर इससे सवाल आ जाता है तो पता ही नहीं चलता कहां से आ गया है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कुछ विशेष वर्गों का उपबंध। ठीक है, अब ये क्या चीज है, कुछ विशेष वर्गों का उपबंध। इनमें से जो हमारा होता है ना, देख लीजिएगा, लोकसभा, विधानसभा। ठीक, इनमें से जो हमारे एससी और एसटी का जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है, ठीक है, वो किसमें किया गया, भाग 16 में दिया गया। लोकसभा और विधानसभा में जो हमारे जो आरक्षण का प्रावधान है एससी और एसटी का, एक बार ध्यान रखना नोट पॉइंट करके, इनमें ओबीसी का कोई आरक्षण नहीं है। ठीक है, कोई आरक्षण नहीं। और ये चीज ध्यान रखना, हम बता किसमें रहे, लोकसभा और विधानसभा में, ना कि हम सरकारी नौकरियों के लिए बता रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट हमेशा लिखा जाता है कि ओबीसी के लिए कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं है लोकसभा और विधानसभा में। वो किस अनुच्छेद दिया, किस भाग में दिया गया, तो किसमें, भाग 16 में। और अगला देखिएगा भाग 17। भाग 17 में दिया हुआ है राजभाषा। ठीक है, हमारे जो राज्य हैं उनकी भाषाएं क्या रहेंगी। अब ऐसा नहीं है कि यूपी में तो हिंदी चलती है, तो हिंदी में भी तो भाषा केवल जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी वो हिंदी तो ही होगी। ऐसा तो नहीं वहाँ इंग्लिश चालू कर देंगे या हम कोई तमिल तेलुगु चालू कर देंगे,
लेकिन साउथ के राज्यों में देख लीजिए, कहीं कन्नड़ बोली जाती है, तमिल, कहीं मलयालम, तो उनके लिए तमिल मलयालम जो क्षेत्रीय भाषा या राजकीय भाषा वो किसमें दिया गया है, भाग 17 में दिया गया है। जिस राज्य में जिस टाइप की भाषा है उसी ऑफिशियल लैंग्वेज उसी की वैसी ही होगी, जहाँ की लोगों के लोकल लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये चीज हमारे किसमें दी, भाग 17 में। अब इसके बाद आ जाता है भाग 18। भाग 18 में क्या है, भाग 18 में दिया आपात उपबंध। ठीक है, आपात उपबंध। ठीक है, आपात उपबंध का मतलब क्या है, अगर इमरजेंसी कैसे लगेगी, कौन लगाएगा, उसका अधिकार क्या है, कैसे लगेगा, कब कब लगेगी, वो आपको पता है। 3 तरह की इमरजेंसी लगती है। ठीक है, पहला क्या है, राज्य में, दूसरा क्या है, वित्तीय। ठीक है, तीसरा क्या है, बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण। ठीक है, राज्य में जब कोई या किसी राज्य में कोई शासन व्यवस्था सही ढंग से नहीं चल रही, अकॉर्डिंग टू राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का एक प्रतिनिधित्व कौन बैठा था, राज्यपाल, वो बताएगा ना कि यहाँ की जो यहाँ का जो शासन प्रशासन है वो आपके अकॉर्डिंग या संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। तो ठीक है, तो वहां पे कैसे लगाया जाता है। फिर इसके बाद वित्तीय आपात, जब कोई चीज हो, रुपया पैसा या किसी चीज की इमरजेंसी या कोई ऐसी आपात स्थिति आ जाती है तब उसमें लगाया। इसके बाद एक बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण में भी लगाएगा, कौन लगाएगा, कब लगाएगा, कैसे लगाएगा, ये सारे भाग हम 18 में पढ़ेंगे। ठीक है, अब कब लगता है, इसका प्रावधान क्या है, राज्य में आपात स्थिति लगाने के लिए इमरजेंसी लगाएंगे तो उसके लिए बहुमत क्या चाहिए, यहाँ वित्त आपात लगाएंगे तो उसके लिए क्या बहुमत चाहिए। ठीक है, अगर बाह्य आक्रमण होता है तो उसमें कैसे चाहिए। ठीक है, ये सारे भाग 18 में पढ़ेंगे। ठीक, अब इसके बाद आ जाता है अगला भाग, भाग 19। ठीक, भाग 19 में क्या दिया हुआ है, प्रकीर्णन। अब इसका मतलब क्या समझो, प्रकीर्णन है, पता ही नहीं चलता क्या है। अब इसका अर्थ क्या है प्रकीर्णन, इसको समझिए। देखिए भाग 19 में हमारा क्या कहता है, भाग 19 में प्रकीर्णन का मतलब ये, जो हमारे राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, इनके कुछ विशेषाधिकार हैं और संसद के भी कुछ विशेषाधिकार हैं जो उनको आम नागरिकों के अलावा कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं। ठीक है, वो इसमें दिए गए। प्रकीर्णन में क्या दिए गए, राष्ट्रपति के विशेषाधिकार। ठीक है, राष्ट्रपति पद पर है तो उसको उठा के आप जेल में नहीं डाल सकते हैं ऐसे, मुख्यमंत्री है तो उसको आप इसे अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और राज्यपाल को भी आप ऐसे नहीं अरेस्ट कर सकते हैं, कैसे जा रहे कोई उनके ऊपर रिपोर्ट कर दिया तो उसको उठा के अरेस्ट कर लिया। ठीक है, वो इनके विशेषाधिकार हैं। ठीक है, इन सारे विशेषाधिकार को किसमें दिया गया है, भाग 19 में। अब इसको देखिए भाग 20। भाग 20 में सीधा सा कुछ नहीं है, अगर हमको किसी चीज की जरूरत है, नई चीज ऐड करना समय के अकॉर्डिंग। ठीक है, समय हमेशा बदलता रहता है, उसमें नई चीजें मॉडिफाई होती रहती है, वो होती और होना रहना भी चाहिए। ठीक है, उसमें से क्या होता है, भाग 20 में संविधान संशोधन, सीधा सा फंडा है। भाग 20 में है संविधान संशोधन। ठीक है, संशोधन, ये हमारा भाग 20 हो गया। अब इसके बाद भाग 21 देखिएगा। भाग 21 में क्या दिया है, अस्थायी संक्रमण। अब ये क्या सी चीज है, अस्थायी संक्रमणकालीन सेवाएं, भाग 21 में। इसका मतलब है कुछ हमारे राज्य ऐसे जो पहले थे, J&K, ठीक है, इनको एक विशेष अधिकार दिया गया था। पूर्वोत्तर के राज्य हैं, ठीक है, पूर्वोत्तर के राज्य नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, इनमें से कुछ विशेष अधिकार है। जैसे कुछ ऐसे राज्य जिनमें से विकास नहीं, उनको एक विशेष अधिकार दिया गया है। ठीक है, पहले महाराष्ट्र को भी दिया गया था। ठीक है, ऐसे बहुत सारे राज्य, उनको हम पढ़ेंगे कि अभी कौन कौन से राज्यों को विशेष अधिकार दिया गया है। ठीक, अब इसके बाद आ जाते हैं, लास्ट है भाग 22।
भाग 22 को देख लेते हैं। भाग 22 में क्या है, संक्षिप्त नाम प्रारंभ में हिंदी प्राधिकरण एवं निरसन। ठीक है, संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी, ठीक है, एवं प्राधिकृत पाठ। इनमें से यह दिया गया है कि जो हमारे संविधान में भारत का नाम क्या है, ठीक, और पहले जो हमारा संविधान इंग्लिश में हुआ है, फिर उसके बाद ट्रांसलेट हिंदी में किया गया है, हिंदी में, तो अब उसका क्या क्या है, ठीक है, जब हिंदी में होके आया तो उसको कैसा, उसके पार्ट क्या है, क्या चीजें, और इसके बाद निरसन दिया हुआ है, ठीक है, निरसन, इंग्लिश में से डिलीटेशन बोलते हैं, ठीक है, डिलीटेशन, और इसका मतलब और कुछ चीजें डिलीट की है। इसका मतलब जो हमारा संविधान नहीं बना था, ये जब लागू नहीं हुआ था, उसके पहले जो हमारा अधिनियम चल रहा था 1935 के बहुत सारे जो हमारे कानून थे उनको लागू थे, उनको हमने डिलीट कर दिया है। अब सारे के सारे अनुच्छेद या कानून हमारे कब के हैं, भारतीय संविधान के, ठीक, जो हमारा अब लागू हुआ है, ये चल रहा है, ठीक है। ये हमारे 22 के 22 भाग हो गए। अब आगे हम देखते हैं, भाग 1 से शुरू करते हैं कि भाग 1 में 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद है, ठीक है, और उनमें से क्या क्या प्रावधान किया गया है, इनको सारे एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है।